अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स ऑनलाइन क्लास में आप सबको खुश आमदीद। बेटे आज का हमारा टॉपिक है करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर कि मेटेलिक कंडक्टर के अंदर से करंट जो है वो कैसे फ़्लो करता है। जब हमने फ़र्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो उसमें हमने देखा था डिफरेंट मटेरियल्स में करंट किस की वजह से फ़्लो करता है। तो जब आपने मेटेलिक कंडक्टर की बात की थी तो उसमें आपने बताया था कि करंट जो है दैट फ्लोज इन मेटेलिक कंडक्टर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आज हम अभी इसमें देखते हैं कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो होते क्या हैं। अब आप देखें कि अगर आपके पास कोई भी एटम है जो कि कोई मेटल का एटम कंसीडर कर ले, ये आपके पास एटम है। आपको पता है एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये इसके इर्द गिर्द जो हैं ये वैलेंस शेल्स हैं। इसी तरह से डिफरेंट शेल्स होंगे, मैंने 2 शेल्स ड्रॉ किए हैं। तो जब भी किसी एटम का जो लास्ट शेल होता है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। तो ये वाले जो हैं ये हमारे पास इस शेल को हम कहेंगे वैलेंस शेल, और इस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो कि इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होंगे उनको हम नाम देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अब जब आप मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में क्या होता है, इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है। वैलेंस शेल होता है किसी भी एटम का जो लास्ट शेल है, जो लास्ट ऑक्यूपाइड शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपके ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत कम होती है। अब अगर इसको थोड़ी सी आप थर्मल एनर्जी दें, यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे रख दें या आप इसको थोड़ा सा हीट अप करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, तो जैसे ही आप एनर्जी देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो ये वाली एनर्जी इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको ओवरकम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर से निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। और आपके पास जो रिमेनिंग एटम बचेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद जो एटम बचेगा उसको हम लैटिस का नाम देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर के अंदर, जो मेटेलिक कंडक्टर है उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं, कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर ले लें और इसके साथ आपने बैटरी अटैच नहीं करनी। ये हमारे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, इसके साथ अभी हमने कोई बैटरी अटैच नहीं की हुई। इसका कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वाला जो है इसको हमने क्रॉस सेक्शन एरिया कंसीडर किया। अब इस मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं। अब कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा जाता है, इनको इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है कि जब इनको हम एनर्जी देते हैं तो ये उस एटम के इफ़ेक्ट से आज़ाद हो जाते हैं। ये अपनी मर्ज़ी से जो है वो मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, कहीं भी ये जा सकते हैं। तो ये आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसमें एटम्स हैं, ये आपको ब्लैक वाले एटम्स हैं, और ये जो ग्रीन हैं दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को देखें तो इनकी रैंडम मोशन है, इर्रेगुलर मोशन है, यानी कि ये कहीं भी कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इन्होंने लेफ़्ट साइड जाना है, इन्होंने राइट साइड जाना है, अपर जाएंगे, डाउन जाएंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि इनकी रैंडम मोशन है, इर्रेगुलर मोशन है। ये लेफ़्ट भी मूव कर सकते हैं, राइट भी, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं, इसी तरह से अप डाउन भी कर सकते हैं। ये इनकी कोई भी मोशन हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से इनकी मोशन है जैसे कि आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन होती है। तो ये इसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी रैंडम मोशन होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इनकी मोशन होगी, तो हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या चीज़ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा। अब कितना करंट प्रोड्यूस होगा
ये हम देखते हैं। तो इसमें बेसिकली ओवरऑल जो नेट करंट फ्लो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अक्रॉस हमने लेना है, तो नेट करंट फ्लो जो होगा वो ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ़्ट साइड से इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से गुजर रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड से भी गुजर रहे हैं। तो यानी कि जितना करंट इस साइड से प्रोड्यूस होगा उतना ही करंट इस साइड से भी प्रोड्यूस होगा। तो क्या दोनों के जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो इस वजह से क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल जो आपके पास करंट फ्लो होगा वो ज़ीरो होगा। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है उसकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे ये इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, जितना कम टेम्परेचर होगा ये उतना ही कम स्पीड के साथ मूव करेंगे। अब नेक्स्ट आप क्या करें कि आप इसी कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर के क्रॉस एक बैटरी अप्लाई कर दें ऑफ वोल्टेज V। अब जैसे ही हम बैटरी अटैच करेंगे तो क्या होगा, आपके पास मेटेलिक कंडक्टर का वो पार्ट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें अब इनकी जो मोशन है उसमें क्या होगा कि वो बिल्कुल रैंडम मोशन नहीं रही, बल्कि आपके पास जो मोशन है वो एक सिमेट्री में एक तरतीब के साथ एक यूनि डायरेक्शन में हो गई। अब किस तरफ से किस तरफ को होगी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, जबकि इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से क्या होगा आपके पास कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक टर्मिनल से एनर्जी गेन करेंगे और दूसरे टर्मिनल से एनर्जी जो है वो लूज़ करेंगे। तो नेट फिर जब ये मूव भी कर रहे हैं एनर्जी गेन भी कर रहे हैं तो क्या होगा, इस बैटरी का मेन पर्पस ये है कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इनको एनर्जी मिल जाएगी तो इनकी एनर्जी अब इस मेटेलिक कंडक्टर की एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी। ये वो मेटेलिक कंडक्टर है दोनों सेम मेटेलिक कंडक्टर, लेकिन इसके साथ हमने बैटरी अटैच नहीं की हुई और इसके साथ बैटरी अटैच है। जैसे ही अटैच करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेंगे। जब ये गेन करेंगे तो ये उसी तरह से मूव करेंगे। जब ये मूव करेंगे तो इनके रास्ते में ये लैटिसेस पड़े हुए हैं, ये एटम्स पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इन लैटिसेस के साथ इन एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे। जैसे ही ये कोलाइड करेंगे तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो इन्होंने इस बैटरी से गेन की थी ये अपनी एनर्जी इन एटम्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ओवरऑल जो आपके पास इफ़ेक्ट होगा वो सेम उतना ही इफ़ेक्ट होगा जितना कि जो मोशन का इफ़ेक्ट इस केस में था, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में से उतना ही करंट आपके पास फ्लो करेगा जितना इसमें से था। यानी कि आपके पास ओवरऑल नेट इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। अब क्या होगा कि आपके पास अगर सपोज करें इस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की है 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या करेगा, ये इसके साथ जैसे ही कोलाइड करेगा ये एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा। इसके पास एनर्जी रह जाएगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज कर रहे हैं हम, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, इसने भी एनर्जी गेन की होगी उसी तरह से। तो क्या होगा, और ये नेक्स्ट के साथ जब कोलाइड करेगा एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देगा तो एट लास्ट क्या होगा आपके पास कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि एक एवरेज वेलोसिटी होगी उस जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे। जब आपने उस कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी अटैच की होगी उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम देंगे।
और इसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमें जो करंट मिलेगा उसको हम स्टेडी करंट कहेंगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? अच्छा जी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अब आप हमारे पास क्या है कि ये वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर व्हेन दिस मेटेलिक कंडक्टर इज अटैच्ड टू अ बैटरी। और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से हमारे पास स्टेडी करंट आता है। और ये वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम v और इसके साथ इस सबस्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, स्मॉल d लिखेंगे, बिल्कुल छोटा। इक्वल है ये करंट ओवर NEA। n हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, E जो है वो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है एंड A इज़ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसका एक और रिलेशन ये भी हो सकता है कि V इज़ इक्वल टू IR होता है, यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो I इज़ इक्वल टू V ओवर R हो जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास पोटेंशियल डिवाइडेड बाय NEA और ये वाला R डिनोमिनेटर में आ गया। अब ये देखें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है। यहाँ पे E की वैल्यू होगी, अब वही जो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप देखें कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अगर तो आप पोटेंशियल ज़्यादा कर दें, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा कर दें तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम और कम करेंगे तो ये कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के। इसी तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। अब ये देखें कि ये रेजिस्टेंस जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के। तो अगर ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनफैक्ट ये टेम्परेचर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब अक्सर MCQs आता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी होती है इन मेटेलिक कंडक्टर, तो ये 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होती है, यानी कि 0.001 मीटर पर सेकंड, यानी वेरी स्मॉल वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। अब अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंपैरिजन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत थोड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एट रूम टेम्परेचर, या फिर जब आप उसको थर्मल एनर्जी देते हैं। यानी कि इस केस में इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, और इस केस में ये सेवरल किलोमीटर 100 किलोमीटर्स पर सेकंड होती है, और इस केस में ये कम होगी जो कि 10⁻³ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में आएगी, यानी कि एग्जैक्ट इतनी नहीं होती, इसके ऑर्डर में आती है। तो इस तरह से हम फिर 2-3 यहाँ पे हमारे पास मोटी मोटी बातें हैं, वो है कि एक्चुअल करंट फिर इस आपके पास जो मेटेलिक कंडक्टर है ये पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ़्लो नहीं कर रहा, बल्कि दिस इज़ ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस वो करंट जो कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल करंट होगा मेटेलिक कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, और जो चार्जेस हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। ये आपने याद रखना है। अब इसके साथ ही हमारी कुछ जो एग्ज़ाम्पल है इस चैप्टर की, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल है 13.1, हम उसको देख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे पास थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम आपको दिया हुआ है 1.0 माइक्रोसेकंड। अब वो कह रहे हैं कि आपने करंट इन एम्पियर फाइंड आउट करना है, जबकि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे। अब हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ इक्वल टू 1.0 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स। टाइम गिवन है 1 माइक्रोसेकंड, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो 1.0 × 10⁻⁻6 सेकंड। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। अब अपने करंट फाइंड आउट करना है। आपको पता है करंट इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I इज़ इक्वल टू Q/T।
अब देखें टी तो हमें गिवन है, लेकिन हमें क्यू गिवन नहीं है। तो क्यू हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर एक आपके पास मेटेलिक कंडक्टर है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमें अगर ये कहा जाए कि आप इसके अंदर निकाल लें कितना टोटल चार्ज है इस पर, तो हम क्या करेंगे, 4 को जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहे हैं तो और हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, n को जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल चार्ज। तो ये Q इज़ इक्वल टू एन ई रिलेशन आप यूज़ करके इससे फाइंड आउट कर लेंगे चार्ज। n की वैल्यू आपको गिवन है 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स, और चार्ज की वैल्यू भी आपको गिवन है 1.6 × 10⁻⁹। यहाँ से चार्ज की वैल्यू आ जाएगी, यही वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करें, टी की वैल्यू भी गिवन है आपके पास, करंट आ जाएगा I, और इसका आंसर आपके पास आएगा 1.6 × 10⁻⁶ एम्पियर। ये आपने कैलकुलेशन करके मुझे सेंड करना है। इसी तरह से आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में कि हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ मेटेलिक इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, टाइम गिवन है 1 मिनट, इफ़ 300 मिली एम्पियर करंट पास थ्रू इट। तो अब देखें गिवन क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिवन विद टाइम दैट इज़ इक्वल टू 1 मिनट, और आपको पता है 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड के। करंट गिवन है 300 माइक आपके पास मिली एम्पेयर, तो मिली जो है आपको पता है इक्वल होता है 10⁻³ के, तो ये आ जाएगा 300 × 10⁻³ एम्पेयर। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन आपको ऑलरेडी पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये ना भी गिवन हो तो आपको ये आना चाहिए। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, तो बिल्कुल यही रिलेशन आप अप्लाई करें जो भी मैंने पिछले भी न्यूमेरिकल में बताया कि I इज़ इक्वल टू Q किसके इक्वल है, ये हमने NE से फाइंड आउट किया था डिवाइडेड बाय T। अब हमें I भी गिवन है, E भी गिवन है, T भी गिवन है, आपको N फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, I T इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय T, E इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय E। तो N इज़ इक्वल, इनमें वैल्यूज़ पुट करें 300 × 10⁻⁻3, इसमें पुट करें टाइम 60, इसका वैल्यू पुट करें 1.6 × 10⁻⁹, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1.125 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास फ्लो करेंगे इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। इसी तरह से आप न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें एक्सरसाइज में। न्यूमेरिकल नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है 90 कूलम, पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट, यानी कि टाइम आपको गिवन है 1 आवर एंड 15 मिनट। तो आपको पता है 1 आवर में सेकंड्स होते हैं 3600 एंड 15 मिनट्स में सेकंड होंगे 900, यानी कि आप 15 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। टाइम गिवन है, आपने करंट फाइंड आउट करना है, और चार्ज भी गिवन है, चार्ज 90 है, टाइम अगर आप दोनों को प्लस करेंगे तो 4500 सेकेंड आएगा। तो आपने करंट फाइंड आउट करना है। सिंपल रिलेशन है I इज़ इक्वल टू Q/T, चार्ज और टाइम की वैल्यू पुट करें तो यहाँ से आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। तो आपको कोई कन्फ्यूजन हो इनमें से आप पूछ सकते हैं। और एक हमारे पास अक्सर MCQ आता है बेटे कि चार्ज बेस यूनिट है या फिर एम्पेयर बेस यूनिट है, तो याद रखें चार्ज बेस यूनिट नहीं है बल्कि एम्पेयर बेस यूनिट है। और बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, वो 7 जो यूनिट्स हैं जिनसे मिलके बाकी आपके यूनिट्स बनते हैं उनको हमने बेस यूनिट्स का नाम दिया था, और उसमें चार्ज नहीं आता। दो चार्ज एम्पेयर इज़ इक्वल टू चार्ज पर सेकंड होता है, यानी कि कूलम पर सेकंड होता है, लेकिन एम्पेयर जो है ये बेस यूनिट है, कूलम बेस यूनिट नहीं है। जो आपका एम्पेयर है वो बेस यूनिट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्सर MCQ जो है वो ये भी आ जाता है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक।